पिछले दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे संघवाद पर। संघवाद क्या है इसको हम लोगों ने जाना, भारत के संदर्भ में भी हमने इसका उदाहरण दिया था। आज थोड़ा सा इस संघवाद की स्थिति जहां पर भी है दुनिया में, उसको दो कैटेगरी में हम बांटते हैं, यानी कि काइंड्स ऑफ फेडरलिज्म। संघवाद के दो प्रकार सामान्यतया होते हैं। एक जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में है, वहां भी वही है, द्विसदनात्मक शासक प्रणाली है, दो स्तर पर की सरकार है। और दूसरा है इंडिया, बेल्जियम, स्पेन, यहां पर भी संघवाद है। दोनों में अंतर, दोनों के स्वरूप में अंतर को हम इस रूप में जाने, स्वतंत्र राष्ट्र अधिक, दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र एक हो गया और वहां पर राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र जब एक हो गया तो वहां पर जो स्थिति बनी, उस स्थिति में भी एक संपूर्ण देश स्तर पर की सरकार कार्य करती है और एक प्रत्येक राज्य स्तर पर की सरकार कार्य करती है। अमेरिका में इसी प्रकार की स्थिति है, स्विट्जरलैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। यहां पर आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वह विभिन्न राज्यों का संघ है और यहां पर स्वतंत्र राष्ट्र जो यूनाइटेड हुआ है, इसमें राज्य को अपेक्षाकृत ज्यादा महत्व दिया गया है। एक संघवाद है जिसमें राज्य को अपेक्षाकृत ज्यादा महत्व दिया गया है, जो अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहां पर संपूर्ण देश के स्तर पर की जो व्यवस्था है उसको ज्यादा महत्व दिया गया है। यहां भी है, भारत में चूंकि ये विभिन्न राज्यों का संघ है और एक केंद्र स्तर पर की सरकार कार्य करती है और एक राज्य स्तर पर की सरकार कार्य करती है, उसी प्रकार की स्थिति बेल्जियम में भी है। संघ स्तर पर की सरकार कार्य करती है और राज्य स्तर पर की सरकार कार्य करती है। स्पेन में भी उसी प्रकार की स्थिति है। तो यहां हम देखते हैं कि राज्य को भी महत्व दिया जाता है, किंतु ऐसा नहीं कि इसमें राज्य को महत्व नहीं दिया जाता है, राज्य को भी महत्व दिया जाता है, किंतु प्रायोरिटी संपूर्ण देश के लिए महत्व रखता है। अर्थात चूंकि जब किसी प्रकार का मुद्दा आता है तो वैसी स्थिति में संपूर्ण देश के स्तर पर की सरकार का ज्यादा महत्व हो जाता है। क्योंकि ऐसा इसलिए भारत में इसलिए है क्योंकि यहां पर किसी राज्य विशेष की बात होती है और दूसरे तरफ संपूर्ण देश के स्तर पर, तो संपूर्ण देश के स्तर पर की जब बात होती है तो ये संपूर्ण देश के महत्व का विषय बन जाता है। यही कारण है कि समग्रता में हम संपूर्ण देश के स्तर पर चिंता करते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो यही दोनों बेसिक अंतर है। एक है राज्य को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, एक है संपूर्ण देश के स्तर पर इंपॉर्टेंस। तो अपने देश में, बेल्जियम में, स्पेन में इस प्रकार की व्यवस्था है कि यहां संघीय सरकार को, यानी केंद्रीय सरकार को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अमेरिका वगैरह में है, प्रत्येक राज्य के स्तर पर की जो सरकार है वहां पर उसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो दोनों में बेसिक अंतर यही है। हालांकि दोनों का
उद्देश्य रहता है कि एज ए होल संपूर्ण राष्ट्र के विकास और हित कल्याण की बात करना। तो किंतु जब संपूर्ण राज्य की देश की बात होती है तो इस प्रकार से हम लोग कैटेगरी करते हैं। अब है यहां पर फेडरलिज्म सिस्टम भारत में, इस पर थोड़ा सा हम लोग करेंगे चर्चा कि हम चूंकि पावर शेयरिंग की बात करते हैं हम लोग भूलेंगे नहीं। तो पावर शेयरिंग बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि संपूर्ण देश के स्तर पर की सरकार है, राज्य के स्तर पर की सरकार है, तो पावर का, सत्ता का बंटवारा किस तरीके से हो, ये बहुत जटिल प्रश्न होता है। तो जब संविधान निर्माण हुआ था तो उसमें जो निर्धारण हुआ था संपूर्ण देश के स्तर पर इस व्यवस्था और राज्य के स्तर पर की व्यवस्था, उसको ध्यान में रखें यदि हम, तो ऐसा देखते हैं कि उसको यानी संपूर्ण देश में जितने भी विभाग हैं उन सारे विभागों को हम 3 कैटेगरी में बांट लिए। एक जो ऐसा विभाग, ऐसा डिपार्टमेंट जिस पर पूर्ण रूप से केंद्र सरकार का स्वामित्व होता है, नियंत्रण होता है। तो इसके अंतर्गत जो विषय आए, विषय रखा गया, तो ऐसी यानी ऐसे विषयों की जो सूची बनाई गई जिस पर संघ सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, संघीय सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, इसीलिए इसका नामकरण यूनियन लिस्ट के रूप में किया गया। आपके पुस्तक में 97 विषय को यूनियन लिस्ट में रखा गया, किंतु बाद के कालखंड में परिवर्तन होता चला गया। 97 से 99 और अब तो 100 की स्थिति बन गई है। ये पिछले सप्ताह तक का जो ये रिकॉर्ड बता रहा है, अब केंद्र सरकार का आधिपत्य, केंद्र सरकार का नियंत्रण, कंट्रोल, ये 100 विषयों पर, विभागों पर है। जो पहले राज्य सरकार का विषय था, यानी कि जिस ऐसे सभी विषय, उसकी जो सूची बनाई गई जिस पर राज्य सरकार का नियंत्रण, राज्य सरकार का स्वामित्व रखा गया, ऐसे विषयों की सूची को राज्य सूची कहा गया, स्टेट लिस्ट कहा गया। और उस कालखंड में इसके अंतर्गत लगभग यानी 66 विषय आते थे, किंतु अब यह घट करके 61 पर आ गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी विभाग थे, कुछ ऐसा भी विषय था जिस पर केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का दोनों का नियंत्रण रखा गया। ऐसी स्थिति, ऐसे विषयों की जो सूची बनी, इसको समवर्ती सूची रखा गया। सम मतलब होता है बराबर, यानी एक समान, दोनों ही सरकार का ऐसी सूची, इस सूची के अंतर्गत आने वाले जितने भी विषय थे उन विषयों पर केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का बराबर बराबर का नियंत्रण, स्वामित्व हुआ। किंतु मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा, जो मैंने पहले भी कहा था कि कभी कभी किसी मुद्दे को लेकर के
किसी विषय को लेकर के देखा जाता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक मत नहीं रह जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अंततः समवर्ती सूची में मतैक्य नहीं होने के कारण दोनों सरकारों का, यानी राज्य स्तर पर की सरकार और केंद्र स्तर पर की सरकार का एक मत नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति में अंततः केंद्र सरकार का ही, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही निर्णय मान्य होता है। ऐसा इसलिए कि सब राज्य सरकार उस राज्य विशेष के लिए ही महत्व रखती है, जबकि केंद्र सरकार संपूर्ण देश के लिए महत्व का विषय है। यही कारण है कि समवर्ती सूची में यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद है या विभेद या कोई एक मत नहीं रह जाता है, वैसी स्थिति में अंततः निर्णय केंद्र सरकार का ही मान्य होता है। कभी कभी आपके मन में यह जिज्ञासा होती होगी, अभी हमने जो कहा है कि 97 से 99 हुआ, 99 से 100 हो गया, 66 से 61 हुआ, 61 से अभी 47 से 52 हो गया। तो इस प्रकार का परिवर्तन, यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, इसमें जो इस प्रकार से संशोधन होता है, परिमार्जन होता है, इसमें से उसमें, उसमें से उसमें, या उसमें कम उसमें ज्यादा, तो इस प्रकार का जो परिवर्तन, चेंज जो होता है, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ दिस टाइप ऑफ पावर शेयर? इट इज टू डिफिकल्ट टू चेंज टू सच टाइप ऑफ पावर, यानी बहुत कठिन प्रक्रिया है। आपको लगता होगा कि आसानी से चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसको चेंज करने का कि एक पद्धति है, उस पद्धति के ही आधार पर यह चेंज, परिवर्तन हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पावर का शेयरिंग में संविधान में जो प्रावधान दिया गया है, उसमें परिवर्तन के लिए, संशोधन के लिए जटिल प्रोसेस वह है पार्लियामेंट। आप सब जानते हैं कि पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। दोनों सदनों में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी उस परिवर्तन के पक्ष में 2/3 मेजॉरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर चेंजिंग दिस टाइप ऑफ पावर। अर्थात 2/3 यानी 2/3 बहुमत का होना परम आवश्यक है। यानी कि लोकसभा में भी मोर देन 2/3 मेजॉरिटी और राज्यसभा में भी मोर देन 2/3 मेजॉरिटी इज एसेंशियल फॉर पासिंग दैट टाइप ऑफ चेंजेज ऑफ पावर। इसके बाद इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी है कि भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में से कम आधा राज्य का कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा मेजॉरिटी के आधार पर पास होना चाहिए। कल्पना कर सकते हैं आप कि इस प्रकार से पावर को चेंज करने का, बदलने का की जो पद्धति है, प्रक्रिया है, बहुत ही कठिन है। आप सभी जानते हैं कि जब सरकार का गठन होता है तो मोर देन 50% में भी पापड़ बेलना पड़ता है, उससे उस पार्टी से अलाइन करना पड़ता है। आप सबको ज्ञात होगा ना, पिछले कई वर्षों से विभिन्न पार्टियों के सहयोग से सरकार बन पाती है, मोर देन 50% के लिए केवल, क्योंकि
गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए मोर देन 50% चाहिए सीट्स। और यहां पर क्या है, अभी भारत में डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है, इससे पहले भी वही थी, उससे पहले वो कांग्रेस और उसके गठबंधन की सरकार थी। यानी एक पार्टी, यानी कि नो पार्टी हैड कैपेसिटी बिफोर 2014 से पहले तक किसी पार्टी में ये क्षमता नहीं थी कि अपने बलबूते वो बहुमत हासिल कर ले, और कई पार्टियों का सहयोग से सरकार बनती थी। ये 14 ईस्वी में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, गठबंधन इनमें भी है, किंतु पार्टी विशेष के आधार पर, यानी सिंगल पर्टिकुलर पार्टी को भी उस बहुमत से ज्यादा सीट मिल गया। ये मोदी जी की विशेषता है, महानता है। लेकिन यानी ऐसी सरकार जिसमें एक से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनती है, ऐसी सरकार को कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है, गठबंधन का सरकार कहा जाता है। और मैं यहां चर्चा कर रहा था कि केवल 50, मोर देन 50% नहीं, 2/3 मेजोरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और नेसेसरी फॉर द चेंजिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ पावर, एंड at least 50%, यानी 1/2% states will be in favor of that type of change of power. In this way, our country has capacity to change, our government, central government has capacity to change this type of power. अर्थात सरकार को, केंद्र सरकार को ये संघीय सूची, राज्य सूची, कंकरेंट लिस्ट, इन तीनों सूचियों में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन करना होता है, खास करके राज्य सूची में और समवर्ती सूची में, तो उसके लिए इन प्रक्रियाओं से गुजरना आवश्यक होता है। 2/3 मेजोरिटी लोकसभा और राज्यसभा में, और आधा, कम से कम आधा राज्य, यानी कि कितने राज्य हैं, 29 राज्य हैं, तो ये 29 राज्य में से 15 राज्य में कम से कम विधानसभा के बहुमत के आधार पर इस प्रकार का पावर चेंजिंग की प्रक्रिया संभव हो पाती है। आज इतना ही, अगले दिन इसी में हम लोग कुछ जो शेष है अंश उस पर चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी हम डालेंगे। हमको मुझे विश्वास है कि पिछले दिन जो हमने होमवर्क के रूप में दिया था, वो फर्स्ट लेसन का था, वो कंप्लीट हो चुका होगा, और अगले दिन जब हमारी चर्चा होगी तो उसमें जो रेस्ट थोड़ा सा बचा हुआ है उसको हम क्लियर करते हुए कुछ क्वेश्चन भी डाल देंगे, ताकि आप घर पर इसको सोल्व कर लेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।